डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। उम्मीद करता हूं आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, जहां पे मैंने आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें से लेकर के 12th पॉइंट तक मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जा करके देख सकते हो। आज जो हमारे सैलिएंट फीचर्स हैं उनकी आखिरी क्लास है, पार्ट 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम पॉइंट 13 से 20 तक समझेंगे कि क्या क्या सैलिएंट फीचर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 13 जो हमारा प्रिंसिपल वो सिंगल सिटीजनशिप का है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि आप बस भारत के नागरिक हो। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड इनविसाजेस अ डुअल पॉलिटी। फेडरल का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ कि जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी होंगी, मतलब एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल से रूल करेगी और एक अलग अलग स्टेट्स लेवल, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप। भले ही आप देखो हमारे पास सरकार दो तरीके की, हम फेडरल फॉलो करते, फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करते मॉडल को। एक सेंट्रल लेवल पे सरकार है और एक स्टेट्स लेवल पे, अलग अलग स्टेट्स पे। उसके बावजूद भी हम सिंगल सिटीजनशिप को ही फॉलो करते हैं। दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, कि आप बस भारत के नागरिक हो, किसी राज्य के नहीं हो। यूएसए में क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मान लो कि मैंने कहा कि आप फ्लोरिडा में रह रहे हो यूएसए में, तो आप यूएसए के सिटीजन होते होते फ्लोरिडा के भी सिटीजन हो। जितने भी यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, आप जिस स्टेट्स में भी रह रहे हो वहां के भी सिटीजन हो और अमेरिका के भी सिटीजन हो, वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। बट यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पे सिर्फ भारत के नागरिक हो। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा मैं मध्य प्रदेश का भी नागरिक हूँ, भारत का भी नागरिक हूँ। डुअल सिटीजनशिप नहीं है मेरे पास। आई हैव अ इंडियन सिटीजनशिप। मैं बस भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, चलिए। In India, all citizens, irrespective of the states in which they are born or resides, enjoy the same political and civil rights of citizenship। मतलब ये है कि आप किस राज्य में पैदा हुए, ठीक है ना, आप कहाँ पे रह रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता है। आपके पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि ये यहाँ पे लिखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपको देखते हो आए दिन न्यूज में आता रहता है कि कहीं बिहार के कर्मचारी जॉब कर रहे हैं तो उनको मार के भगाया गया। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्टेट्स की जॉब में रिजर्वेशन दे दिया है कि 75% जो जॉब हैं वो सिर्फ हमारे स्टेट्स के लोग को ही मिलेंगी। 25% जॉब किसी अदर स्टेट के सिटीजन्स को आप दे सकते हो, या फिर वहां से जो रहने वाले उनको दे सकते हो। है ना, तो ये प्रिंसिपल जो है वो तो अभी मतलब किताबों में ही रह गया है। अब तो आए दिन दंगे फसाद होते ही रहते हैं। 14 पॉइंट देखो, देखते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात कर रहा है, मतलब कुछ बॉडीज ऐसी जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि ये है कि हमारा लेजिस्लेटिव अलग है, लॉज अलग बनाए जाएंगे, एग्जीक्यूशन अलग लोग करेंगे, और जुडिशियली हमारी अलग है। ये तीनों इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, बट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज। लेकिन कुछ बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करते, स्वतंत्र रूप से काम करती। मतलब उसमें ना तो लेजिस्लेचर हस्तक्षेप करेगा, ना एग्जीक्यूटिव, और ना ही जुडिशरी। हाँ, वो अलग बात है कि भाई आप कुछ गलत काम जब करोगे तो जुडिशरी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों को अलग किया कि सेपरेशन ऑफ पावर है। इसीलिए कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को स्टैब्लिश किया गया है। दे आर envisaged बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसलिए बनाया गया है कि जो बुल वर्क रहेगा। बुल मतलब बहुत बड़े बड़े काम है, फिर यहाँ पे देखो बल्क लिखा हुआ, बल्क में जो वर्क रहता है कि मतलब आपके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है, तो किसी एक बॉडीज को नहीं दिया जाएगा, अलग अलग रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, आजाद होकर काम कर सकती, कोई किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। हालांकि वो अलग बात है कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हो जाती है ना, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, वोटिंग में हेरा फेरी कर देती है, ये सब अलग बात है, वो चलता रहता है। रियलिटी तो यही है ना, किताबों में तो लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजी जो हो गया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, टैग कह सकते हो, ये मैं बोल दिया। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है। फिर इसके अलावा अगर देखो कि यूपीएससी हो गया और अलग अलग डिफरेंट स्टेट पीसेस जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज होती। ठीक है,
15 पॉइंट में क्या कहता है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर रहा है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलॉबरेट इमरजेंसी प्रोविजन टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। अगर देश में कुछ भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, किसी राज्य में सरकार अच्छे से नहीं चल रही है, चीजें सही नहीं हो रही है ना, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है। उसको इमरजेंसी लागू करने का अधिकार है। पर अब देखो, पिछले लेक्चर मैंने कहा था प्रेसिडेंट तो नाम मात्र का है, पुतला है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर जो हो गया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग जब बोलेंगे तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इमरजेंसी लागू करेंगे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक फीचर ये भी है कि यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजन इज टू सेफ गार्ड द सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो आपके इमरजेंसी प्रोविजन है, उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड किया गया है ताकि वो हमारे देश की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, मतलब अखंडता जो है उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। जो देश का मान सम्मान है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें, सोवरेन है, यूनाइट है, यानी कि सार्वभौमिकता है, एक समानता, उन सबको बना के रखे। मतलब कोई भी प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज ऊपर नीचे ना हो। द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं उसको भी हम बना के रखें। कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता बनी रहे, है ना, मतलब किसी भी प्रकार के कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। अगर कभी सरकार को लगता है कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, तो प्रेसिडेंट उसके लिए क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन लागू कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी ने कर दिया था, हालांकि अब उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, या फिर एक्चुअली में सच में उस टाइम कुछ ऐसा तो वो अलग मैटर हो जाता। ठीक है, बट उन्होंने लागू कर दिया वो। अब देखो, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर आर्टिकल 352 में देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात की गई। ठीक है, फिर इस तरीके से 356 है और 360 है। 356 में अगर आप लोग देखोगे, स्टेट इमरजेंसी की बात की गई, और 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी, है ना। हालांकि ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं हम आगे उसको होल डिटेल में मतलब कि करेंगे, पूरे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग कंप्लीट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए, 355 में नेशनल इमरजेंसी है, ध्यान रखना। 356 में स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में क्या है, फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई, ध्यान रखना, कभी भी नहीं लगी है, हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है। चल देखो, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, 16 पॉइंट देखते हैं। 16 नंबर है 3 टियर गवर्नमेंट। वैसे मैंने आपको बताया था जुडिशरी हमारी है, जुडिशरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारे स्टेट में जो कोर्ट है। ठीक है, आप इनको सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या बोलते हैं, स्टेट कोर्ट तो नहीं कहूंगा, क्या बोला, हाई कोर्ट्स, सॉरी, हाई कोर्ट। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। तो ये हम एक हायरार्कियल मॉडल फॉलो करते हैं। उसी तरीके से देखो क्या है, गवर्नमेंट कहाँ है, सेंट्रल लेवल पे, फिर अलग अलग स्टेट लेवल पे, और फिर विलेज लेवल पे भी है। अगर फिर देखोगे तो विलेज लेवल पे भी है। ठीक है, तो हम यहाँ भी 3 टियर गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, पहले सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर विलेज लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल पे। तो आइए देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी के अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे प्रोवाइड फॉर अ डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी की बात करते हैं। ठीक है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, और कंटेन प्रोविजन विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग पावर होंगी, वो अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, अलग अलग लॉज भी बना सकते हैं। लेकिन बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में। अब ये देखो, ये एक्ट की डेट है 1992, पर लागू क्या किया गया 1993 और 1994 में लागू किया गया, ऐसे कर कह सकते हो, है ना। मतलब कि एक होती है ना इन्फोर्समेंट डेट, किस दिन से लागू किए जाएंगे ये चीजें। तो एक्ट लाया गया 1992 में, 73rd और 74th, जिसमें से हमने 3rd टियर गवर्नमेंट लागू कर दी। 3rd टियर मतलब क्या, वो लोकल गवर्नमेंट, रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे हमने गवर्नमेंट को लागू किया। ठीक है, बाकी के जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड में नहीं पाया जाता, मतलब दुनिया के किसी भी संविधान में 3 टियर गवर्नमेंट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया है, बहुत सारे प्रोविजंस। ठीक है, तो देखो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, पार्ट 9 ऐड किया गया, एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया, एक नई स्केड्यूल अनुसूची ऐड कर दी गई जिसको हम लोग स्केड्यूल 11 बोलते हैं। ठीक है, और पार्ट 9 में, स्केड्यूल 11 में हम पंचायती राज सिस्टम की व्याख्या करते हैं, वहां पे पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया।
ठीक है। अब उसी तरीके से अगर देखो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे पार्ट 9A ऐड किया गया। ठीक है। शेड्यूल 12 ऐड किया गया और इसमें म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? चलो आखिरी पॉइंट देखते हैं। हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, सैलिएंट फीचर हैं, उनमें 17 पॉइंट आप लोग देख लो। ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, कोऑपरेटिव मतलब बहुत सारी सोसाइटीज होती है ना, सहकारी समितियां जिनको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो गांव में 10 महिलाएं हैं, उन्होंने मिल करके पैसे इकट्ठे करके कह सकते हो कि अचार पापड़ का बिजनेस चालू कर दिया। ये सारी चीजें कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है। ठीक है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कि जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कि आप प्रोटेक्ट करो, आप फॉर्म करो। इन दिस कंटेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग थ्री चेंजेस। तीन चेंजेस लाए गए। पहला, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है। ठीक है ना। आर्टिकल 19 में इसको रखा गया। इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है, उन्हें बढ़ावा देना है। इसके लिए डीपीएसपी में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43 बी ऐड कर दिया गया। ध्यान रखना ये आर्टिकल 43 बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट एडेड अ न्यू पार्ट 9 बी। एक नया पार्ट ऐड किया गया 9 बी। 9 ए में क्या है? पार्ट 9 ए में है म्युनिसिपैलिटी। पार्ट 9 बी में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ध्यान रखना, यहां पे देखो लिखा हुआ है पार्ट 9 बी। ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटाइटल एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 बी को क्या बोला गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला गया है। आर्टिकल 243 में इसकी व्याख्या की गई है। जेड एच से लेकर के जेड टी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई। The new Part 9B contains various provisions to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner। मतलब जो पार्ट 9 ऐड किया गया है, तो उसमें ये सब के सब प्रोविजंस हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करती रहें, है ना, डेमोक्रेटिक रहें, प्रोफेशनल रहें, ऑटोनोमस रहें, आज़ाद रहें और इकोनॉमिक रहें। मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पैसे वैसे की दिक्कत ना आए, बर्डन ना आए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बैंक जो है लोन प्रोवाइड कराएं, इंटरेस्ट रेट जो रहे वो काफ़ी कम होना चाहिए। ये सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताए हैं, 4 पार्ट मैंने आपको बताए होंगे, सारे के सारे लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस हुई है या फिर मैं किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि आलोचना क्या क्या की गई हमारे भारतीय संविधान की। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया ना, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।